गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके चल रहे हैं कैश फ्लो में अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे। पिछली क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोगों ने क्या किया था, आपको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बारे में बताया था, लेकिन डिस्कशन डिटेल में नहीं हुआ था। वो जो आपको क्वेश्चन कहा था मैंने घर से करने के लिए, वो लास्ट शीट के क्वेश्चंस वो, और उसके बाद जो फॉर्मेट होता है एक थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में भी, और पिक्यूलियर चीजें जो आपको हेल्प करती हैं कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाने के लिए। विल गो विद दैट। तो उसको बंद करके आना। लेट अस स्टार्ट। डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से देखें जरा, इज इट विजिबल? क्या सभी को दिख रहा है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में? यस सर। जल्दी से हम बोल देते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग। एनी एक्टिविटी विच चेंजेस, मतलब एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, उसको कहते हैं हम लोग क्या? इन्वेस्टिंग। और एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू व्हाट? एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू डेट और equity, anything which changes the size and composition of debt या borrowing, including long term short term debts। और borrowing में हम बोलेंगे क्या? डिबेंचर्स भी बोलेंगे हम लोग। और अगर हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स और हम बोले प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसकी भी हम बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर बोली थी हमने? इन्वेस्टिंग में। फिर मैंने आपको हल्का फुल्का जिक्र किया था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, फाइनेंशियल्स और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। और एक फ्लो चार्ट हल्का सा डिस्कस किया था हमने कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होता है? इन्वेस्टिंग होता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो होता है मिलना बैंकिंग कंपनी के लिए क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है, ऑपरेटिंग होता है। डिविडेंड पे करना हर तरह की कंपनी के लिए क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है। और इस तरह की चीजों का हमने डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर हम चीजों में, तो एक और आइटम है जिसका डिस्कशन मैं लेके चलूंगा आपके सामने। और उससे पहले हम लोग लेके चलते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो सारे आइटम उनका डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा था यहाँ पर कि इन एक्टिविटीज को आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में क्या करना है? क्लासिफाई करना है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, देखिए जरा, हार्ड हार्ड नोट्स, हार्ड हार्ड कॉपी निकालो बेटा, कहाँ है नोट्स की, और अपनी पेंसिल से निशान लगाइए उस पर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग का इनफ्लो, ओ प्लस करिएगा, इनफ्लो है तो प्लस, ये ऑपरेटिंग का इनफ्लो, ऑपरेटिंग का प्लस, अगर आउटफ्लो है तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग का माइनस। ऐसा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पेज नंबर हम लोग हैं 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो दे रखा है, निशान लगाते चलिए। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग का क्या कहलाएगा? ये इनफ्लो। कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग का माइनस, आउटफ्लो। कैश पेड टू एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग का माइनस। डिवेंचर इश्यू फॉर कैट फाइनेंसिंग का प्लस। लोन फ्रॉम आईडीबीआई फाइनेंसिंग का प्लस। प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल्स ऑपरेटिंग का प्लस। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का माइनस, आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का प्लस। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का प्लस। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का माइनस। रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई फाइनेंसिंग का माइनस। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एप्टेक लिमिटेड इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो माइनस। सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग का प्लस। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो शाश्वत? तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? तुम्हारी हार्ड कॉपी कहाँ है? चलो आइए देखते हैं। तो बचे हुए आइटम फटाफट से डिस्कस करके हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। दूसरे बैच में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। हाँ सही बात है, टाइम वेस्ट हो गया। आगे जल्दी से नोट करते हैं। रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईडीबीआई, इट इज व्हाट? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एप्टेक लिमिटेड, इट इज ऑपरेट इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना, इट इज फाइनेंसिंग का इनफ्लो। इंटरम डिविडेंड पेड करना, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। अब कैश रिसिप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, यहां मैं रुक गया आके। इस जगह पर कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेट अस डिस्कस कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो मैंने जानबूझ के कलर आपका चेंज कर रखा है नोट्स में, इसका इसका एक डिफरेंट पर्पस है। देयर आर सर्टेन आइटम्स जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लिया जाए इन्हीं भाई साहब का, कबीर का, सेक्टर 18 में एक शोरूम है 4 मंजिला। बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल आइटम्स रखे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम रखे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस डिस्प्ले है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी क्या है आपका? डिस्प्ले है। और
यहाँ दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो गुड्स जिसमें ये डील कर रहे हैं और एक बिल्डिंग जिसके ये मालिक हैं। अगर अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो सिर्फ बिल्डिंग की कोलैप्स नहीं होगी, उसके साथ क्या कोलैप्स होगा, गुड्स भी कोलैप्स हो जाएंगी। फॉर्चुनेटली ही गॉट एवरीथिंग इंश्योर्ड एंड ही हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब जब इंश्योरेंस कंपनी इन्हें क्लेम देगी तो दो तरह के क्लेम देगी। एक क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, गुड्स का, जिसे कहेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्रॉम ऑपरेटिंग। और एक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी किसका, बिल्डिंग का, जिसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो आपके प्रॉफिट में जुड़ता है ना आपके प्रॉफिट में। तो कैश फ्लो बनाते समय आप उसको एडजस्ट करना होता है, उसे माइनस करेंगे। और जब आप इंश्योरेंस क्लेम अपने एम्प्लॉय को देते हो, आपके एम्प्लॉय का हाथ कट गया, पैर कट गया, मुंडी कट गई, कंपनसेशन दोगे ना आप उसे। क्या ये रोज रोज कंपनसेशन दोगे, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या राहु केतु का वास है कि किसी का हाथ टूट रहा है, पैर कट रहा है, मुंडी कट रही है, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत गलती से होता है, कभी किसी की वजह से हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, लॉस ऑन अर्थक्वेक नहीं, लॉस ऑफ गुड्स ऑन अर्थक्वेक। ठीक है, वो भी नहीं होगा, लॉस ऑन अर्थक्वेक भी नहीं होगा। वो तो लॉस जो हो गया वो तो अगर लॉस दिख रहा है, लॉस ऑन अर्थक्वेक, तो उसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के प्लस कर देंगे। मैं तो उस पर मिलने वाले इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहा हूँ। लॉस ऑन अर्थक्वेक जो है ना, लॉस ऑफ गुड्स ऑन अर्थक्वेक, लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ मशीनरी ऑन अर्थक्वेक, ये तो सब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चले जाएंगे ना आपके। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो उन पर मिलने वाले क्लेम की बात कर रहे हैं। वो जो क्लेम आपका है उसका क्या होगा। तो अगर आप अपने नोट्स को देखते हैं जरा जल्दी से देखिए, पेज नंबर 3 पे आइए जरा, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबको, यहाँ पर पेज नंबर 4 ऑनलाइन में दिख रहा है स्क्रीन पर, पेज नंबर 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। Yes, I sir. hope you can see this. These are income or expenses that arises from transactions. Those are distinct from ordinary activities of the business, which are material and not expected to reoccur frequently or regularly. अर्थक्वेक बार बार नहीं आते हैं, बिल्डिंग बार बार कोलैप्स नहीं होती है, गुड्स बार बार जलती नहीं है, ये कभी कभी होने वाली चीजें होती हैं। These items are classified under appropriate activity, operating, investing, financing, and are disclosed separately in cash flow statement. इन्हें extraordinary कहते हैं हम लोग। जैसे पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉय आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चला जाता है, उसको आपको 10 लाख 12 लाख की पेमेंट करनी पड़ रही है। क्या ये बार बार होने वाली चीज है ना, रिकर होने वाली चीज है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेट एम्प्लॉय के साथ कुछ भी होगा तो उसे ऑपरेटिंग ही बोलेंगे। तो ये हमारी ऑपरेटिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराएगी। इसी तरह से ये तो आपने पेमेंट करी ना, इसी तरह से आपकी गुड्स का नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको फुल क्लेम, याद है ना, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम, 50% क्लेम, नो क्लेम। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया आपको, अच्छा सुनो, गुड्स लॉस बाय फायर ये कहाँ दिखाएंगे, अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में दिखाएंगे आप उसको। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखाया मैंने, तब मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा बना के, पर मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। तो अगर गुड्स लॉस फायर होगा तो उसे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट करते हैं। और उसे कैसे प्लेस करेंगे कैश फ्लो की फॉर्मेट में आपको बताऊंगा अभी। इनको अभी देख लेते हैं दोबारा से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपने देख लिया। इसी तरह से अगर आपको गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा था, उसका लॉस हो गया, आपको क्लेम मिल गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कहलाता है। इसी तरह से सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ इन्वेस्टिंग कहलाता है। इसी तरह से जब आप अपनी कंपनी के शेयर बायबैक करते हैं, सेक्शन 59(1) बायबैक शेयर कर रहे होते हैं जब, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो भाई ये जो एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग बताइए, इन्वेस्टिंग बताइए, फाइनेंसिंग बताइए, आप दे सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सभी से एक ही है कि मान लिया जाए हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं, एनीबॉडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हियर, नाइस। हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं और आप डाई हार्ट फैन है आम आदमी पार्टी की, और आपकी बिजनेस ने आम आदमी पार्टी को 20 लाख रुपए का इलेक्शन में चंदा दे दिया, चंदा। बताइए आपकी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। हाँ, इन्वेस्टिंग। मतलब तुमने केजरीवाल जी को खरीद लिया। इन्वेस्टिंग का तो मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिंग का मतलब समझते हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब समझते हैं एसेट्स खरीदना, वो तो श्योरली नहीं हुआ। आगे बोलिए। फाइनेंसिंग, इसका मतलब केजरीवाल को तुमने लोन नहीं, तुमसे लोन ले लिया। वाह। केजरीवाल कहता है मैं तो माही जी आपका दर दर का शुक्रगुजार हूं, मैं तो सड़क पे आ जाता, आपने मुझे लोन। हाउ इट कुड बी फाइनेंसिंग। अरे बेसिक डेफिनेशन तो ध्यान रखो भैया, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज थोड़ा ही हुआ। अब क्या बचा, ऑपरेटिंग। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, ऑपरेटिंग ही कहलाएगा लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। ऐसी एक्टिविटी जो रिलेट ना कर पाए हम किसके साथ, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के साथ। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं,
ऑपरेटिंग, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। अब देखो, ना तो ये इन्वेस्टिंग है ना ये फाइनेंसिंग है। हाँ, ऑपरेटिंग में मैं इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ, और तो कोई चॉइस ही नहीं है। बट यू कैन नॉट रिलेट देम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, क्योंकि उनकी बेसिक डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठती हैं ये, ऐसा करके होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता चले। इनका इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। अभी पहले उस एक्सरसाइज वाले पार्ट को पूरा कर लेते हैं जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये जो हमने लिखा हुआ है क्या, कैश रिसिप्ट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, ये क्या हो गया? ये इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का, लेकिन क्या है ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसी कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है? ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या? ऑपरेटिंग का इनफ्लो। कैश रिसिप्ट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसका डिस्कशन किया था पिछली क्लास में? हमने किया था। मैंने कहा था ना, चिप्स बनाते हैं आप, चिप्स वाला वो, ये अगर प्रिंसिप्स है तो इनफ्लो कहलाएगा ऑपरेटिंग का। ऐसे ही पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है। ऐसे ही कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या बताया था अभी? फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पेमेंट्स मेड टू एक्वायरिंग पेटेंट कॉपीराइट, ये क्या चीज हो जाएगी आपकी? हाँ, क्या बोले? तो हाथ खड़ा कर रहे हो। अपने शेयर्स खरीद लेना मार्केट से। जनरली क्या करती है अपनी कंपनी, अपने शेयर खरीदती है और या तो उन्हें क्या कर देगी, इन्वेस्टमेंट के लिए रखेगी, या उन्हें कैंसिल कर देगी। ये आप ना, ये आपके सिलेबस के बाहर हो चुकी है चीज, वैसे होता है ऐसा। हम बार बार, हम फ्रीक्वेंटली थोड़ी अपनी कंपनी के शेयर बायबैक करते हैं। अगर आपको कंपनी के शेयर बायबैक करने पड़ेंगे, आपको नोटिफिकेशन पब्लिक में डालना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और आपको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। टीडीएस प्रोसेस होती है वो, ऐसे मजे मजे में नहीं हो जाता। चलो बेटा शेयर खरीदते हैं अपनी कंपनी के, ऐसा नहीं है। चलो बेटा शेयर खरीदते किसी भी कंपनी के, वो दैट इज पॉसिबल। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, शुरू हो जाइए। बायबैक थोड़ी कर पाओगे अपनी कंपनी के, नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं उसको। उससे क्या होता है, आपकी जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो बदल जाता है ना। पहले वो इक्विटी आउटसाइडर के पास थी, अब आपके पास है। यू आर नॉट बाउंड टू रिपे दोज इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर कंपनी। क्या होता है इक्विटी शेयर? लायबिलिटी इंटरनल है ना, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो पैसा वापस देना पड़ेगा ना। पर जो आपने अपने शेयर बायबैक कर लिए, तो क्या उनमें भी किसी को देना पड़ेगा पैसा? नाउ योर ओनरशिप विल बी मोर स्ट्रेंथन, स्ट्रांग हो जाएगी। यूएस में क्या होता है पता है, अगर आपने किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर है तो सरकार आपको फोर्स करती है कि आप उस कंपनी के 70, 80, 90, 100% तक शेयर खरीद लें। फोर्स किया जाता है आपको कि आप खरीदो उस कंपनी के शेयर। तो या तो पूरी ओनरशिप आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर बेचो, दूसरों को दो। पर वहां के रूल्स रेगुलेशन हमारे से अलग अलग है। पेमेंट फॉर एक्वायरिंग ये हो गया, कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी की चीजें अलग अलग हो चुकी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना कैश फ्लो में, दो तरह से बनता है। एक इनडायरेक्ट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, सुनना मेरी बात। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट इंडायरेक्ट चलता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कोई डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो कुछ होता नहीं, प्लस प्लस किया माइनस करा काम खत्म। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड, हम इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 25th क्या पॉइंट है? पेमेंट मेड फॉर एक्वायरिंग पेटेंट डिजाइन इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, आउटफ्लो कहलाएगा इन्वेस्टिंग का। ठीक है, चलिए अब जरा सबसे लास्ट पेज पे पहुंच जाइए, सबसे लास्ट पेज पर जल्दी से। जहां लिखा है मोर फॉर रिवीजन, दिख रहा है सबको यहाँ पर मोर फॉर रिवीजन? ये कहता है कि क्लासिफाई करिए फॉलोइंग को, पेज नंबर हमारा है 11, सॉरी पेज नंबर 11 पे। ये कहता है क्लासिफाई करिए फॉलोइंग एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। जरा देखें, purchase of investment, sale of investment, brokerage paid on purchase and sale of investments, interest received on debenture held as investment, dividend received on shares as investment, loan and advances made to third parties, receipts from the repayments of loans and advances made to third parties, receipts of interest on loan advances made to third parties। सारी की सारी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टिंग। और बैंक या फाइनेंशियल के लिए क्या कहलाएंगी? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कहलाएंगी। फाइनेंशियल में क्या आता है? बैंक आते हैं, ठीक है, बैंक आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस बैंक आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज फाइनेंशियल कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड कंपनी भी फाइनेंसिंग है, बैंक भी फाइनेंसिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी फाइनेंसिंग है। इनको हम फाइनेंसिंग कंपनीज बोलते हैं। इनके लिए क्या बनेगा? ये ऑपरेटिंग बनेगा, बाकियों के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। आगे चलते हैं।
Classify the following activities into A investing, operating, B investing और C financing activities में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड रियल एंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस के लिए। बिल्डर भाई अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तब, और अगर आप बिल्डर हैं तब, तो क्या फर्क पड़ेगा देखिए। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सेल लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट रिसीट फ्रॉम अ बिल्डिंग, पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। बिल्डर भाई साहब के लिए क्या है? ये ऑपरेटिंग, क्योंकि उनकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो। लेकिन अगर बिल्डर भाई साहब एक बिल्डिंग बनाते हैं एक्सक्लूसिवली किसके लिए? अपने ऑफिस के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग ही कहलाएगी। लेकिन वो बिल्डिंग बनाते हैं बेच, ऑफिस स्पेस बनाते हैं बेचने के लिए, ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो रियल एस्टेट वाले के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए, रियल एस्टेट वाले के लिए इन्वेस्टिंग है, मैन्युफैक्चरर के लिए मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए ऑपरेटिंग है, रियल एस्टेट वाले के लिए ऑपरेटिंग है। और नीचे चलते हैं। आपको बोला कि एक एग्जांपल दीजिए, ये सब 1 मार्क कर रही है, बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आपको बोला एक एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। भैया एम्प्लॉय को दिया जाने वाला पेमेंट सब कंपनियों के लिए क्या होता है? ये ऑपरेटिंग कहलाता है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक एक्टिविटी जो सभी के लिए इन्वेस्टिंग है क्या कहलाती है? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुडविल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर परचेज ऑफ मशीनरी जो है सभी के लिए ऑपरेटिव इन्वेस्टिंग हो सकती है। तो भैया मशीनरी के डीलर के लिए थोड़ी इन्वेस्टिंग होगी, लेकिन गुडविल की पेमेंट मशीनरी के डीलर के लिए भी क्या है? इन्वेस्टिंग की है। कंपनी के लिए भी, बिल्डर के लिए भी, रियल एस्टेट के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए। भाई सुनो, जब तुम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो और नेट एसेट से ज्यादा पैसा भरते हो तो गुडविल आता है ना। अब वो गुडविल मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए भी हो सकता है, बैंक के लिए भी हो सकता है, फाइनेंस कंपनी के लिए भी हो सकता है, रियल एस्टेट के लिए, किसी के लिए हो सकता है। इसलिए क्या बोल रहे हो? उसके लिए तो गुड्स है ना, वो ऑपरेटिंग है। हाँ, बाकियों के लिए एसेट है वो। अगर हम मशीनरी को गुड्स मानते हैं तो हमारे लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर हम मशीनरी को एसेट्स मानते हैं तो हमारे लिए क्या है? वो इन्वेस्टिंग है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। One example of activity which is financing which is financing activity for all enterprises, dividend की पेमेंट। कुछ बोलते हैं सर इंटरेस्ट पेमेंट। भाई इंटरेस्ट पेमेंट बैंक के लिए ऑपरेटिंग हो जाता है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट, चाहे वो बैंक है, चाहे नॉन बैंक है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे कपड़ा बेचने वाला, कुर्ता बेचने वाला, गधा बेचने वाला, अगर आपने शेयर इशू कर दिए तो आपको उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और डिविडेंड की पेमेंट आपके लिए क्या है? हमेशा फाइनेंसिंग, किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन वन केस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। शेयर्स ऑफ अदर कंपनी अगर हम खरीदते हैं और रिसीव्स ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्वेस्टिंग कहलाएगा। फाइनेंशिंग कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? वो ऑपरेटिंग। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। थोड़ा और आगे चलते हैं। नीचे, ये नीचे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके पास। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसे नहीं पढ़ा होगा, ना करा होगा। किया था? नहीं करा था। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से आप क्या करेंगे? इस पर निशान लगा लीजिए, फिर हम जल्दी से टैली कर लेंगे इसको। क्या कि कौन सी, देखो वही तरीका है, आई का प्लस। इसका आंसर नीचे दे रखा है, मुझे मालूम है। हाँ, आंसर छुपा लीजिएगा, आंसर मत देखिएगा, कुछ सीखोगे नहीं, पता है, क्योंकि क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन करते समय हमें दिक्कत होती है। चलिए, ये वाला पार्ट देख लीजिए फटाफट से। ओ प्लस ओ माइनस, आई प्लस आई माइनस, एफ प्लस एफ माइनस। हाँ तुम करोगे ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, करिए। चलिए लेट स्टार्ट नाउ। स्क्रीन चालू है, देखिए जरा ऑनलाइन वालों, दिख रहा है? परचेज ऑफ मशीनरी क्या कहलाएगी भाई बताइए? परचेज, मैं बोल रहा हूँ, परचेज ऑफ मशीनरी इज व्हाट? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस, इट इज नॉट इंश्योरेंस। इशू किया है इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। अरे भैया अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स इशू पे तो जाता है, शेयर इशू एक्सपेंस होता है वो। ठीक है, रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का क्या है? इनफ्लो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। ट्रेडिंग कमीशन, क्या करूं? 3 से तो हो तो गया, अंडरराइटिंग कमीशन बोल तो दिया, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑपरेट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, आंसर ये भी रखिए नीचे यार, परेशान मत हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू, ये ऑपरेटिंग आउटफ्लो, इंटरिम डिविडेंड, interim dividend paid, financing outflow, wages and salaries paid, operating outflow, proceeds from sale of patents, investing का inflow, cash credit, financing का inflow मानेंगे उसको, हम मानेंगे हमने उधार लिया। कैश क्रेडिट होता है उधार लेना, किसी से पैसा उधार लेना, पैसा बोरो करना, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, है जी बेटा। फाइनेंसिंग का इनफ्लो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, रेंट पेड, इन्वेस्टिंग का, sorry, operating outflow, operating out, dividend received on investments, investing का inflow, proceeds from long term borrowing, financing का inflow, income tax paid, operating का outflow, dividend paid on preference shares, financing का outflow, cash sales, operating का inflow, manufacturing overhead, operating का outflow, brokerage paid on purchase of investment, investing कहलाएगा, investing का outflow, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग का इनफ्लो मान लेंगे, आउटफ्लो जब पेमेंट होगी तब, कैश परचेज ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो, इनफ्लो यार, डिस्काउंट अलाउड, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑपरेटिंग का इनफ्लो, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट। क्या भाई तुम के शेयर डिवेंचर खरीद रहे हो, उसमें ब्रोकरेज पे कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कहलाती है। नहीं भैया, शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हो। परचेज करना और इशू में फर्क होता है, परचेज करना इन्वेस्टिंग होता है, इशू करना फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। चलिए, ठीक, ठीक है, हाँ हाँ, ये आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये इनके आंसर दे रखे हैं, नीचे आइए फिर दोबारा से। क्लासिफिक, ये सब 1 मार्कर है आपके, सारे 1 मार्कर हैं, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू ऑपरेटिंग, identify which of the following will be classified as an operating activity of financial company. पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस ऑपरेटिंग है भाई, ये तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी ऑपरेटिंग ही कहलाएगा ये। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ये भी क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग क्या कहलाएगा, ये भी अरे काहे का इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग होता है यार, बताओ यार। फाइनेंस कंपनी मेरे भाई, पढ़ तो लिया कर ऊपर, दिस इज फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी है ये। और नीचे के सारे बाकी क्या है आपके लिए, ऑपरेटिंग है। सेल ऑफ शेयर ऑन, अच्छा हाँ, एक और चीज देख लीजिए आप, ये जो है ना, जैसे कौन सा वाला, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर। परचेज, परचेज ऑफ शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। Transactions that are classified as an operating activities are payment of salaries and wages, payment of interest loan taken, or receipts of interest on loan given, and purchase of share for trading. ये सब क्या है आपके, ऑपरेटिंग है। देखो अब जरा समझना, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, इसे समझो जरा। आपने कस्टमर के बिहाफ, आपका कस्टमर आपसे कहता है कि मेरे लिए शेयर खरीद लेना, आपका, सुनो सुनो, नहीं समझो, सुनो, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा वो, कस्टमर का पैसा, कस्टमर का शेयर, आपका कुछ नहीं होना, आपके लिए तो, आपको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ब्रोकरेज ले ली, बिना ब्रोकरेज के थोड़ी करता है शेयर कंपनी, अगर आपने ब्रोकरेज ले ली तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग है। आपने कस्टमर के बिहाफ पे शेयर खरीदे, तो आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कहीं नहीं जाना, पैसा कस्टमर के अकाउंट से काटोगे आप, शेयर कस्टमर के डिमैट अकाउंट में जमा कराओगे। लेकिन उस प्रोसेस में अगर आपने ब्रोकरेज ले ली तो वो क्या है आपके लिए, ऑपरेटिंग है। तो देख लीजिए, परचेज एंड शेयर्स, investment long term assets not for resale, their investing activity. Purchase of share on behalf of customer and sale of share on behalf of customers are not operating activity, they being purchased for its customers, however brokerage receive is an operating activity, ठीक है जी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और परचेज ऑफ डिवेंचर में फर्क है, इश्यू ऑफ शेयर्स में और परचेज ऑफ शेयर्स में फर्क है। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग कहलाएगा, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिवेंचर ऑपरेटिंग कहलाएगा फाइनेंशियल कंपनी के लिए। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। अरे ठीक है कबीरा, उदास मत हो बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी में आना जाना लगा रहता है। इन्वेस्टिंग कहलाएगा। नीचे वो एक्टिविटी नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन दैट आर क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाय नॉन फाइनेंस कंपनीज आर
कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिबेंचर परचेज, लोन एडवांस, परचेज ऑफ पेटेंट्स। और नीचे ट्रांजेक्शंस जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाय फाइनेंस कंपनी, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ पेटेंट्स, दैट्स देयर। ये थ्योरेटिकल पार्ट सारा का सारा पूरा हुआ। लेट अस मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। और आइए जरा सीखते हैं कि किस तरह से आपको बिना रटे, ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बेटा, इसका कैश फ्लो का फॉर्मेट हमें कैसे सीखना है वो मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से दिखाऊंगा। और लेकिन पता क्या होता है कि आप लोग ना एक शॉर्टकट लेके चलते हैं। स्कूल में आपको पहले ऑपरेटिंग कैलकुलेट करा देते हैं, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर फाइनल टोटल कराते हैं। आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेरा पैटर्न किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं है। मैं एक पूरा स्केलेटन आपके सामने बनाऊंगा। उस स्केलेटन के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एंट्री प्लेस करेंगे। एंड यू विल सी योर प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी बेटर देन एनीबडी एल्स, एंड यू विल सॉल्व क्विकर देन एनीबडी एल्स विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। अच्छा, एक बार जरा नजर डाल लीजिए कि मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको। पेज नंबर 3 पे चलिए फटाफट से। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर अगर आपको दिख रहा होगा, एक पूरा का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मेथड दिखा हुआ, दिख रहा है भाई, दिख रहा है इधर से पीछे, सियांशी श्रियांशी दोनों। पेज नंबर 3। क्या कह रहे हैं भाई साहब ये? हाँ? मेरे स्कूल में टेस्ट हुआ आज। टेस्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दे रखा था कि ABC कुछ करके था, मतलब क्वेश्चन का पार्ट था ABC। बच्चे ने सोचा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सी पे गोला मार के आ गया। 3 नंबर का सवाल है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ABC, ऐसा एक क्वेश्चन शायद था। हाँ हाँ, कौन बच्चा पता क्या करता, सी पे निशान लगा के आ गया, करेक्ट आंसर है। लिखा है 3 नंबर का क्वेश्चन है। जो सभी छोड़ दो, जो भी है। एनीवे, हाँ ऑब्वियस सी बात है। हाँ, क्या जान के क्या करोगे, सब हंसे उस पर भी, खुद भी हंस रहा था अपने ऊपर, क्या कर सकते हैं। फिर बाद में कहते पेपर वापस दे दो मुझे। मैंने कहा अच्छा, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाई, दैट इज सो स्टूपिड थिंग। बोर्ड का पेपर इनएक्सेसिबल नहीं होता, अनअचीवेबल नहीं होता है। आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, यू विल गेट योर आंसर। चलो देखें जरा, ये फॉर्मेट आपके सामने है, बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिख रहा है, लिखा है टू बी कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट, दिख रहा है। जरा वर्किंग नोट में नजर डालते हैं, क्या दिख रहा है आपको वर्किंग नोट में। यू कैन सी दिस हियर, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस। ये सब याद करना है भाई, रट लो इसे तोते की तरह। ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि कैश फ्लो में क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी तो है, रटना है उसको। बट मैं भी आपको दिखाऊंगा रटने की आवश्यकता जरा सी भी नहीं है। मैंने इसके लिए आपको 11th क्लास से तैयार किया है, वो जो मेरे पास थे, और जो नहीं थे उन्हें अभी तैयार कर दूंगा, है ना। पुराने पापी तो हैं 11th क्लास से। इधर देखिए, ऐड कर दिया, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या आइटम आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर वो राइट ऑफ हुए हैं प्रॉफिट से, इसका भी लॉजिक बताएंगे बाद में। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नोट नंबर, पेज नंबर 4 बोल रहा है आपको देखने के लिए, अभी नहीं। ये जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तब मैं इसका बताऊंगा, तब आप ज्यादा मेच्योर होंगे इस कंसेप्ट को समझने के लिए, अभी थोड़ा सा नहीं। थोड़ा और नीचे चलते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में क्या क्या आइटम जा सकते हैं, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन आप देखने की कोशिश करिए, ये सब वही आइटम है जो कि या तो नॉन कैश है, क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव, ये इन्वेस्टिंग है, रेंटल रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग है, प्रॉफिट नो सेल ऑफ मशीनरी, ये भी इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में जाता है। इसीलिए इसे हम नॉन ऑपरेटिंग बोल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग वाले आइटम है। पर ये मेरे प्रॉफिट में जुड़े होते ना। आप बोलेंगे माइनस क्यों कर रहे हो मास्टर, ये तो बताओ। हम कहते हैं थोड़ा थम जाओ भाई, बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, लेट मी रीड आउट द कंप्लीट फॉर्मेट। फिर हम पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और हमने देख लिया डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्या करना, प्लस करना। नीचे वाइसा वर्सा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करना, माइनस करना, एंड यू विल गेट योर नीचे आइटम।
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें इनकम टैक्स माइनस कर दिए, नेट ऑफ रिफंड का मतलब समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, और कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस दोनों होते हैं, उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पूरा हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है, वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको आराम से क्लियर रहेगा, अभी नहीं मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट अपने सामने देख लिया, ठीक है, कैसे बनता है मैं अभी बताने वाला हूं, उससे पहले बताएं नीचे और आ जाइए दोबारा से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम पढ़ चुके हैं, जरा इन्वेस्टिंग का भी फॉर्मेट देख लीजिए। कौन सा वाला बेटा जी? डी फॉर डफर, हाँ, ए प्लस बी माइनस, हाँ ये होना चाहिए, ठीक है सही कह रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, हाँ ए प्लस बी होना चाहिए। यस ठीक है कर लीजिए, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे इसे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। कोई बात नहीं, आपने बता दिया, थैंक्स फॉर करेक्शन। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन्वेस्टिंग बड़ा सिंपल है, इनफ्लो प्लस कर देंगे, आउटफ्लो माइनस कर देंगे। इन्वेस्टिंग के इनफ्लो में क्या क्या आता है, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्चर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और वो सेल ऑफ पेटेंट कॉपीराइट वगैरह सब कुछ आ जाता है, ये सब बिल्कुल वैसे ही है। सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यहाँ आ गया ना इंटेंजिबल एसेट सारी। इसी तरह से डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, सब आपके लिए क्या आ गया प्लस। एज इंश्योरेंस क्लेम भी आया आपके पास बिल्डिंग वाला, क्या होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला होता है, वो वाला पार्ट भी यहाँ जुड़ता है। परचेज माइनस, माइनस आउटफ्लो, क्या करेंगे आप, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट्स, और माइनस परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। भाई समझना एक बात को, जब आप किसी को लोन एंड एडवांसेस देते हैं, है ना, बोलिए, तो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ती है घटती है? समझिए, आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स दे दिए, क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है बताइए, आपने किसी को लोन दिया। अरे भैया हम किसी को लोन देंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, है ना, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हुआ ना, हुआ ना, हम किसी को लोन देंगे, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हुआ, और कोई हमें लोन वापस करेगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। ये होगा, आ, इसको थोड़ा ठीक करना, लेस में लिखना है यहाँ पर क्या, ग्रांटिंग ऑफ, क्या लिखना है इसको, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इसको ऐसा कर देना, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। हाँ, क्या बचा जी, कैपिटल गेट टैक्स से ऊपर, उसको करेक्ट करना है। क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा था रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ ये ग्रांटिंग है, ठीक है, ये ग्रांटिंग है। हाँ, और ऊपर जाके ना, ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे जब आप यहाँ पर, क्या चीज, ऊपर की तरफ, यहाँ, यहाँ जो लिखा ना मैंने ऐड इंश्योरेंस क्लेम वाला पार्ट, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे ऐड कर देना। मैं, आप देख रहे होंगे तो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर ऐड, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। समझना, अगर कोई व्यक्ति आपको लोन एंड एडवांस वापस करता है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, किसका, इज इट ओके और नॉट, समझ यार समझ, मैंने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिया तो मेरा तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो हुआ ना, और मेरे लोन एंड एडवांस को वापस करता है तो मेरा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हुआ ना, तो वही तो लिखवा रहा हूं मैं। हाँ, वो
रिपेमेंट को ऐड करेंगे, लोन वापसी को ऐड करेंगे। हाँ नॉन ऑपरेट, उसके नीचे अलग से हेडिंग बना रखा मैंने, इंश्योरेंस क्लेम के नीचे, वहां लिख दीजिए उसे। मैं ये वाला पेज आपको मैंने दो चीजें ठीक कराई है। सबसे पहले आप आ जाइए सब लोग पेज नंबर 4 पे, पेंसिल दिखाइए, पेज नंबर 4 सब देखेंगे मेरे साथ साथ। यहाँ जो मैंने लिखा ना, एड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ एसेट्स, भाई ये देखिए रहा, ये देखिए रहा, एड इंश्योरेंस क्लेम वाला पार्ट ये दिख रहा है। पहली हेडिंग प्रोसीज फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट, दिख रहा है प्रोसीज पहली हेडिंग, उसके नीचे वहां डाल दीजिए क्या, रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस वहां डाल दीजिए उसको, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, इधर पकड़ो, बोर्ड पे देखिए कहाँ पर होगा वो, आपको समझ। मैंने वैसे ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में इसको कवर किया, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी आप लोग ऑनलाइन देख, आपके पास आया क्या यहाँ पर, आपके पास किधर आ रहा था, यहाँ पर ये ऐड आ रहा था ना, एक ये क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जिसे मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोला, दिख रही है वो जगह, उसके अंदर यहाँ ऐड कर दीजिए क्या, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे करके। ये क्या है आपका, आपने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिया, वो आपको वापस मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। नीचे जो माइनस कर रहे हैं, माइनस किस जगह पे माइनस करवाया था मैंने, बताइए। हाँ जो रिपेमेंट का था ना, उसको यहाँ पर लिखा मैंने क्या, लेस कर दिया, क्या बोला यहाँ पर मैंने आपको, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन एडवांस जो आप ग्रांट कर रहे हैं, वो वाला लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, उसकी बात करते हैं, दैट्स देयर। चलिए ठीक है, आगे चलें, सॉरी, चलो आगे देखते हैं, आगे लेट्स मूव फर्दर। अब आगे आप चलिए अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे चलिएगा फटाफट से, क्वेश्चन क्या मतलब फॉर्मेट पे चल रहे हैं हम लोग। फॉर्मेट पे दोबारा से चलते हैं। तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लस क्या होना माइनस क्या होना ये आपको पता चल गई चीजें। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। बेटा टैक्स जो होता है ना, तीन तरह का होता है, एक टैक्स होता है ऑपरेटिंग वाला, एक होता है इन्वेस्टिंग वाला, एक होता है फाइनेंसिंग वाला। कैसे, रूटीन टैक्स, सिर्फ टैक्स लिखा उसे ऑपरेटिंग का मानते हैं, जो कि कहाँ ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है, ऑपरेटिंग में माइनस होता है, कहाँ होगा मैं अभी बताने वाला हूँ, फॉर्मेट कराऊंगा जब आपको। लेकिन इन्वेस्टिंग का टैक्स क्या होता है, मान लो, एक मैंने एग्जांपल आपको शायद मैंने दूसरे के बैच में भी दिया था एग्जांपल, किसी को याद है कौन बनेगा करोड़पति में एक चैंपियन होते थे, 5 करोड़ जिन्होंने जीता था, सुशील कुमार, ठीक है जी, हाँ जी, नहीं 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 वो अफवाह है, सारे पैसे जोड़ दिए उसने, ऐसा नहीं था, सारे नहीं, जिंदा है वो भाई, अच्छा खासा है। सुशील कुमार जो था, उस बंदे ने 5 करोड़ रुपया जीता था, ठीक है जी, 5 करोड़ रुपया। और 5 करोड़ रुपया जीतने के बाद अमिताभ बच्चन के जी के पास केबीसी में, और बहुत शानदार तरीके से खेला था बंदा, कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, वो उस बंदे ने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, सुशील कुमार जी अमिताभ बच्चन जी के साथ अपनी वाइफ, जब उनको पैसा मिला था अपने सिर पे पानी का गिलास डाला था, मैंने एपिसोड देखा था वाला, ठीक है, अद्भुत अद्भुत अमिताभ बच्चन जी बोले थे, ऐसे ऐसे करके चिल्लाए थे, ऐसा करके, चलो लेजेंडरी। अब आप मुझे बताइए, ये भाई साहब जो थे, इनको 5 करोड़ मिला, लेकिन इनको एक्चुअल में 5 करोड़ थोड़ी मिला, इनको तो 3.5 करोड़ रुपए मिला था, 30% टैक्स कट गया। अमिताभ बच्चन ने कहते ये गया आपके अकाउंट में, कहीं नहीं जी, वो जाता कहाँ, इनकम टैक्स में, फिर वहां से रिलीज होके आता है, ऐसे होता है। इन भाई साहब ने क्या किया कि वो जो 1.5 करोड़ रुपया जो था, वो सरकार को दिया क्या, कैपिटल गेन टैक्स, उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। हाउएवर लोगों के अंदर थी कि इन्होंने पैसा लुटा दिया, बर्बाद कर, उसने कुछ नहीं करा, उसने अपने आसपास में कुछ 1.5 करोड़ रुपए की करीब की जमीनें खरीदी थी, और बाकी पैसे उन्होंने एफडी करा दिया, जिनसे इन्हें 60,000 रुपया महीना इनकम मिलती है इंटरेस्ट की। और वो जो जमीनें खरीदी थी ना, 1.5 करोड़ रुपए, इनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आज की डेट में हो चुकी है। और अपना अच्छा खासा, मतलब अपने शौक पूरे करते हैं ये भाई साहब, कुछ नहीं करते। 60,000 रुपये बहुत होता है गांव गांव देहात में रहने के लिए, और पैसा आ रहा है, और जमीनों की कीमत बढ़ चुकी है काफी ज्यादा, घर बना लिया था 3 मंजिला अपने भाइयों के रहने के लिए, एंड ही इज लिविंग सेटिस्फैक्टरी लाइफ। हमारा पॉइंट है कैपिटल गेन। तो जब आप कोई मशीन को बेचते हैं, उस पर आपको प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स आपका क्या कहलाता है, इन्वेस्टिंग का टैक्स कहलाता है।
ऐसे ही आपको याद होगा ना, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक होता है डिविडेंड टैक्स। अगर सरकार आपके डिविडेंड डिक्लेरेशन पर टैक्स लगा रही है, तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगे, और टैक्स नहीं है तो आप डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर लेते हैं। डिविडेंड टैक्स व्हाट, फाइनेंसिंग का एग्जांपल है। तो टैक्स जो होता है सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं होता, वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी होता है। एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स, एग्जांपल क्या, डिविडेंड टैक्स। बोलिए। नहीं बेटा, इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज इन बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड अदर। इनकम टैक्स के अंदर एक किसी बंदे की इनकम कैलकुलेट होती है ना, 5 हेड के अंदर कैलकुलेट होती है। मैं हूं एम्प्लॉय, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं, मेरी तो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी और कुछ है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी की इनकम भी होती है और आप बिजनेस भी चलाते हैं, तो उनकी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी इन बिजनेस प्रोफेशन आ जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक डॉक्टर है, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। लेकिन वो क्लिनिक कैलाश के डॉक्टर सारे क्या प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगी। तो वो 2 हेड जुड़ के तब उनकी आती है। कुछ लोग सोते हैं, उनके सोने पे भी टैक्स लग जाता है। जाग जाओ, सोने पे को टैक्स नहीं लगता। ठीक, ठीक है जी, टैक्स का ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये तो हुआ कौन सा वाला पार्ट आपका, इन्वेस्टिंग वाला पार्ट। जरा फाइनेंसिंग पे नजर डाल लेते हैं। फाइनेंसिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। जिस जिस चीज से मेरा इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग, वो प्लस बाकी माइनस। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर्स, लोन प्लस। इन पर प्रीमियम अगर है तो वो भी प्लस होगा। इन पर क्या होगा, इनका इन पर प्रीमियम है क्या, वो भी अलग हो, उस पर क्या होगा, वो भी ऐड होगा, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे अच्छा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये भी क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसे मान लिया आपने लिखा कि आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, लेकिन उस पर डिस्काउंट दिया 10%, तो आपके इनफ्लो कितने कहलाएंगे, 90,000 ही तो कहलाएंगे। आपके डिबेंचर 1 लाख के थे, वो 20% प्रीमियम पे थे, तो आपका इनफ्लो कितना का कहलाएगा, 1,20,000 का कहलाएगा ना, ऐसा करके। ऐसे ही रिडम्पशन है रिपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन जोड़ के पड़ा था डिबेंचर में, वादा तेरा वादा 20% ज्यादा देने का, तो क्या कहलाएगा वो। अच्छा, रिडम्पशन और डिस्काउंट तो होता नहीं है, हमारे तो सिलेबस से हट, मतलब वो तो अकाउंटिंग की इक्वेशन से, अकाउंटिंग के लॉजिक से हट गया था। थोड़ा और नीचे चलते हैं। डिविडेंड इंटरिम एज वेल एज फाइनल, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन माइनस कर लेते हैं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर आप माइनस कर लेते हैं, डिविडेंड टैक्स आपके पास यहाँ पर आ गया। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या बोलते हैं, उसको फ्लो बोलते हैं, और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलते हैं, यूज बोलते हैं। जाग जाओ श्यांशी, हाँ, पलकें झुका के हल्की हल्की नींद का आनंद ले रही हैं, अभी तुम्हारी नींद दूर करता हूँ। ये लो, ठीक है। चलो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले लॉजिक समझते हैं। वो ऑपरेटिंग में हमने इतना लंबा चौड़ा जो तामझाम पढ़ा था ना, उसका लॉजिक समझते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको लगेगा क्या ये थोड़ा सा अच्छा। मैं क्या करूंगा, इसके पीछे वो लगा दूंगा, नहीं, इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, नहीं। आइए देखते हैं। आपको बचपन से मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरीज होते हैं राहुल। एक एक्सपेंस क्या होते हैं, राक्षसी, एक पिशाची, है ना। नहीं, क्या होते हैं एक्सपेंस, शाश्वत, जाग जाओ, सिटी। एक्सपेंसेस 2 तरह के, डायरेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की 2 कैटेगरी बताई थी आपको, ऑपरेटिंग और क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। और आप लोगों को एक बचपन में मैंने शीट दी थी, मतलब शीट दी थी, जिसमें सब कुछ बताया था, याद है सभी को, दिया था सबको, इन लोगों को भी दिया था मैंने गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम पे, वो शीट दी थी आप लोगों को, उसमें क्लैरिटी है ये। ऐसे इनकम आपके पास 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट इनकम, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग इनकम। और जनरली ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है भैया, सेल्स होती है, सेल्स। ये होती है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के कई नाम है, अदर इनकम भी बोलते हैं इसको, याद करो अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, अदर इनकम, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, अदर इनकम। और हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये देख लेते हैं। चलो,
ये जो मैं चीज अभी आपको लिखवा रहा हूँ, ये मैंने आपको बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में सिखाया था, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। आइए देखें, ये मेरे पास है क्या, नेट सेल्स, ऐसे, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है किसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अब जब मैं नेट सेल्स बोलता हूं तो मैंने इस पार्ट को तो यूज कर लिया, ये पार्ट यूज हो गया। और जब मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने ये भी यूज कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा शाश्वत ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं है, ये 11th की चीज है, तुम 11th में थे मेरे पास, घिसट घिसट के थे। हाँ अच्छा, नहीं था, चल कोई बात नहीं, होता भी तो भी फर्क नहीं पड़ना था कुछ ऐसे। आइए देखिए, ये करने के बाद जो मुझे निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे करके। माइनस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं अगर मैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद तो क्या निकल आएगा मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, ये ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने यूज कर लिया, ये बचपन में सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। माइनस नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने क्या कर दी? जोड़ दी। ये करने के बाद जो मुझे निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अब हमने क्या कर दिए, ये वाला भी पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी इस्तेमाल कर दिया, ये चार्ट हमारा कंज्यूम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आते हैं। हम क्या करेंगे, यहां से हमने माइनस कर दिया टैक्स, ठीक है जी, और हमने प्लस कर दिया क्या? रिफंड ऑफ टैक्स। बोलो हाँ या ना? अरे भाई, अगर मुझे बिफोर टैक्स जाना है या मुझे आफ्टर टैक्स बनना है तो मैं सब कुछ ही करूंगा ना, मैं टैक्स की पेमेंट माइनस करूंगा, रिफंड को एडजस्ट कर लूंगा, तभी तो जाऊंगा मैं यहाँ पर। अब मेरे पास जो फिगर आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीछे से, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो जगह है जहां पर मैं क्या करता हूं? एप्रोप्रिएशंस करता हूं। आपको मैंने सिखाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि पार्टनरशिप फर्म के पास एप्रोप्रिएशन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, 4। अब कंपनी के केस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना सैलरी होगी, ना क्या होगा, कमीशन होगा, बचेगा क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। और इन तीनों की जगह क्या होगा? डिविडेंड। डिविडेंड की भी दो कैटेगरी, प्रोपोज्ड और इंटरिम। प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फर्क समझिएगा। डिविडेंड proposed in a year, approved in annual general meeting, payable in the next financial year, उसे कहते हैं proposed dividend। जैसे शाश्वत का विवाह तय हुआ किसी के साथ और एंगेजमेंट हुई, फिर कोर्टशिप पीरियड कहते हैं उसको, वो शुरू हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल, लड़की समझ नहीं पाई भाई साहब को, 4 साल समझने में लगे, 5वें साल में शादी हुई। डिविडेंड प्रपोज इन ईयर। अब तुम ऐसे करोगे तो बेटा होगा ऐसे ही ना, डिविडेंड प्रपोज इन ईयर एंड पेड इन द अदर ईयर, उसे कहते हैं हम लोग क्या? प्रपोज डिविडेंड। समझना, जब तक प्रपोज डिविडेंड एजीएम में अप्रूव्ड ना हो तब तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी बन के पड़े रहते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ा था, सभी ने पढ़ा होगा, बताया था मैंने, याद होगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, इंटरव्यू डिविडेंड, जैसे किसी ने इनको देखा, कहता बस अब यही होंगे हमारे सजन, इन्हीं से शादी वरमाला, चट मंगनी पट ब्याह तुरंत से। इंटरम डिविडेंड इज काइंड ऑफ दैट थिंग, प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर। कोई एजीएम की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डिनरी मीटिंग में अप्रूव करते हैं और दे देते हैं, सरप्लस फंड होते हैं, उसको करते हैं हम ऐसा। तो यहाँ अप्रोप्रिएशन दो तरह के, डिविडेंड का और क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो देखिए यहां हम माइनस करते हैं विधा से, माइनस प्रपोज्ड प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन से वाला प्रपोज डिविडेंड? जो एजीएम में पास हो चुका है, माइनस इंटरिम डिविडेंड, कौन सा वाला? शाश्वत वाला, चट मंगनी पट ब्याह वाला इंटरिम डिविडेंड, ये भी माइनस हो गया, ऐसे माइनस कर दिए। माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, याद है ट्रांसफर कितने भी तरह के रिजर्व, आपने देखा था ना रिजर्व की 5-6 कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, सारी कैटेगरीज वो सब प्रॉफिट से तो बनते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। और अब जो मैं इधर आ गया, दिस इज द हाईली पोल्यूटेड फिगर। क्या ये प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? ना, ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वो खड़ा दूर, कहीं मीलों पीछे छोड़ा है आप। ये वो प्रॉफिट है
जो हाईली पोल्यूटेड है, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, आना जाना सब लगा हुआ है। लेकिन मेरा पर्पस क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, वो भी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो और जो कैश एक्टिविटीज से हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां खड़ा हूं और मुझे किधर जाना है, आई हैव टू गो फॉर अ रिवर्स जर्नी, मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? जानते क्या करूंगा? प्रोपोज डिविडेंड प्लस करूंगा, इंटरिम डिविडेंड प्लस करूंगा, ट्रांसफर टू रिवर्सल प्लस करूंगा, देख रहे हो प्लस करता जाऊंगा। रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। टैक्स की पेमेंट को क्या करूंगा? प्लस करूंगा। देखा था आपके फॉरवर्ड में यही तो हो रहा था। रीजन समझ रहे हैं? यही हो रहा था। और क्या करूंगा मैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करूंगा? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करूंगा? प्लस। और कहां पहुंच जाऊंगा मैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पेज नंबर 3 को खोल के देखिए, आप किस जगह पे पहुंचे हो अभी? पेज नंबर 3 को खोल के देखिए सब लोग जरा, कौन सी जगह पे आप पहुंचे खड़े हैं? आफरीन समझ पा रही हैं क्या कर रहे हैं हम लोग अभी तक? ये देखिए, यस सर। पेज नंबर 3 को देखिए और आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 3 का सबसे नीचे वाला पार्ट देखिए पहले, वर्किंग नोट वाला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिख रहा है नीचे? क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उठाई, इसमें क्या जोड़ दिया? प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है जो यही नॉन ऑपरेटिंग में पड़ा रहता है। समझना बेटा मेरी बात, अगर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट करी तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के लिए प्लस करूंगा उसको, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट हुई तो बिफोर जाने के लिए उसे माइनस करूंगा। इसीलिए क्या लिख रखा है? एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इफ डिडक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट, डेबिटेड या डिडक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं कब जोड़ूंगा? अगर वो क्रेडिट हो गए थे या ऐड कर दिए थे क्या इसके अंदर? क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दिया, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं था, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि नेट प्रॉफिट की फिगर उठाएंगे, प्रपोज डिविडेंड जोड़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड जोड़ेंगे, ये अप्रोप्रिएशन का एक पार्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ेंगे, दो पार्ट, और टैक्स या प्रोविजन पर टैक्स को प्लस करेंगे, रिफंड को माइनस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस होगी, एंड यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके सामने खड़ा है। अब जरा फॉर्मेट में थोड़ा ऊपर चलें, ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये वाला पार्ट ये है वो। अब आगे देखें जरा, फिर आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ये देखो नेट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इसको आप ऐड कर रहे हैं, और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स को, रिसिप्ट्स को माइनस कर रहे हैं। कहां पहुंच गए आप? देखो आपके फॉर्मेट में डी फॉर डफर लिखा हुआ है, क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें ना वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट है उनको भी एडजस्ट करना है। क्यों जरूरत पड़ती है उनको एडजस्ट करने की? उसका रीजन समझिए। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल जो होती है बेसिकली वो होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस आई होप। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है आपके लिए? वर्किंग कैपिटल होती है। क्लियर है ना? ये बात तो होती है, ठीक है जी। अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करता हूं, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो करंट असेट्स, शाश्वत प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, हालत बहुत खराब है, कभी भी बाहर का रास्ता दिख जाएगा तुम्हें। करंट असेट्स का बढ़ना मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल का बढ़ जाना, वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है भाई। वर्किंग कैपिटल का घटना मतलब मेरी डे टू डे पे करने की शॉर्ट टर्म की जो मेरी सॉल्वेंसी है वो घट गई, नुकसान है मेरे लिए, तो मतलब कम हो जाता है, मेरा आउटफ्लो हो जाता है। अब मुझे बताइए कि सोना मत सोना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मेरा स्टॉक बढ़ गया, जैसे मान लो ये तो लेमन का तरीका है, जैसे मान लो ये 10 लाख रुपए का करंट असेट्स था, 5 लाख रुपए का करंट लायबिलिटीज था, मेरा वर्किंग कैपिटल 5 लाख था। मान लो किसी रीजन से मेरे स्टॉक बढ़ जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई, मान लो मैंने बढ़ी हुई वैल्यू, या मान लो वैल्यूएशन बढ़ गया, रिवैल्यूएशन कर दिया, तो मेरा स्टॉक अगर कितने से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया, तो मेरा वर्किंग कैपिटल 1 लाख से बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी 1 लाख से बढ़ गई ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है। स्टॉक बढ़ने का मतलब मेरा पैसा ब्लॉक हो गया ना, तो मुझे इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग, गॉट इट? सॉरी। इसके बाद मान लो मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख से घट गई, तो क्या होगा? या रुक जाइए, मान लो मेरी करंट असेट्स 1 लाख से घट गई, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, इसका मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई। भाई लेकिन करंट असेट्स का घटना मतलब मेरा तो फंड रिलीज हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया इफेक्ट। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो आप देख रहे हैं करंट असेट्स को
अगर बढ़ता है तो माइनस करिए, घटता है तो क्या कर दिए, प्लस कर दीजिए। वैसा वर्सा करंट लायबिलिटी के साथ, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ये रीजन कभी लगता कभी नहीं लगता। दूसरा रीजन समझिए, मेरा स्टॉक बढ़ गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया, मेरा स्टॉक बढ़ गया, मैंने परचेज किया सामान, मेरा स्टॉक बढ़ गया, उधार सामान खरीदा, मेरा स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, या मान लो मेरे डेटर बढ़ गए। डेटर कब बढ़ते हैं भाई, जब मैं सामान उधार बेचता हूँ तब मेरे क्या होते हैं, डेटर बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मेरे डेटर बढ़ गए, ठीक है, तो अगर मेरे डेटर बढ़ गए, मॉस्किटो, अगर मेरे डेटर बढ़ गए तो क्या हुआ, मेरे तो पैसे का फ्लो रुक गया ना। डेटर के बढ़ने से, करंट एसेट्स के बढ़ने से मेरा पैसा फ्लो रुक गया। मुझे कैश फ्लो में क्या दिखाना है, फ्लो इंटैक्ट रहना है, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले आइटम्स को मुझे एडजस्ट करना है। तो डेटर के बढ़ने से मेरा फ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। और सुनो, डेटर के कम होने से क्या होता है, मेरा फ्लो बढ़ेगा, है ना। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लायबिलिटी के बढ़ने से क्या होता है, मेरा आउटफ्लो कम होता है ना। अगर लायबिलिटी को पे कर देता आउट, तो उसको लायबिलिटी के बढ़ने को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। और लायबिलिटी घट गई मतलब मेरा क्या हुआ, फ्लो आउटफ्लो। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए आपके सामने फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, देखिए, अगर आप फॉर्मेट को देखिए पेज नंबर 3 पे दोबारा से, ये लिखा हुआ है क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ दीजिए और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दीजिए, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ माइनस कर दीजिए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को जोड़ दीजिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब जरा मुझे बताइए, क्या टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग। तो भैया इसे तो हमें एडजस्ट करना ही नहीं चाहिए था, पर क्योंकि मेरा कानून का फॉर्मेट कहता है कि आप बिफोर टैक्स निकालो, हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ टैक्स माइनस कर देते हैं ताकि वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ऊपर अगर हमने टैक्स जोड़ा तो नीचे हम टैक्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ऊपर रिफंड को अगर हमने माइनस किया तो नीचे क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। दिख रहा है आपको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर दिया इनकम टैक्स, नेट ऑफ रिफंड बोला। और नेट ऑफ रिफंड के लिए क्या बोला है, नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है डिडक्ट, ठीक है, टैक्स पेड इन द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स इन द प्रीवियस ईयर एंड ऐड रिफंड ऑफ द टैक्स इन इट। ये अभी थोड़ा जब प्रैक्टिकल टैक्स का ट्रीटमेंट बनाऊंगा तब आपको और क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो उसके बाद याद करो आपको, अगर आपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस करे थे, नीचे उन्हें प्लस कर देंगे, और ऊपर अगर प्लस किया था तो नीचे क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि उनके इफेक्ट को भी आपको क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। अच्छा, ये अगर प्रॉफिट में जुड़ा था तो परेशानी क्या थी, कुछ भी नहीं थी। सोचो यार, अगर किसी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 10 लाख का है और इंश्योरेंस क्लेम उनको 50 लाख का मिल रहा है, तो क्या वो सही पिक्चर शो करेगा हमें। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, उसे एड बैक करते हैं और फिर नीचे से माइनस कर देते हैं, या पहले ऊपर से माइनस करते हैं, ताकि बंदा जब कैश फ्लो देखे ना तो उसे दिख जाएगा, यस, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इतना था, कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इतना था, ऐसे दिखता है। तो दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीजन फॉर दिस। तो अगर मैं अब आपके सामने आपको रिकॉल कर रहा हूं बिना रटने वाले तरीके से, तो हमने कैसे शुरुआत करी, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से शुरुआत करी। दो एप्रोप्रिएशन ऐड करें, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, एक प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ा और एक रिफंड को माइनस किया, कर दिया। फिर क्या करा, ऐड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किया, और कहां पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर क्या प्लस किया हम लोगों ने यहाँ पर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को प्लस किया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस किया। फिर कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे पहुंच गए। उसके दो कंपोनेंट, करंट एसेट्स का इंक्रीज माइनस करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस, करंट एसेट्स का इंक्रीज माइनस करंट एसेट्स का डिक्रीज प्लस, एंड करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस करंट लायबिलिटी का डिक्रीज माइनस किया। कहां पहुंच, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स का एडजस्टमेंट किया, ठीक है, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइनस प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, कैश यूज अगर नेगेटिव है, खत्म, ऐसा किया। तो ये आपके पास क्या बना, दिस इज व्हाट, ये आपका ऑपरेटिंग का फॉर्मेट था। इसमें कुछ रटने वाली चीज लगती है अब आपको, आपको समझ में आया लॉजिक क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो लॉजिक बनाया वो इस तरह से बनाया, वो कोई मतलब कोई सोचने की कोशिश नहीं करता कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। रख लो भैया, ऐसे ऐसे प्लेस करते हैं, ऐसा कर लीजिए। आपको वो रूल सिखाते हैं, मेरी क्लास में एक बच्चा मुझे बताया था, DIRT कुछ ऐसा करके सिखाया था उसको। फाइन, दीज आर इजी मेथड टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला फॉर्मेट में। ठीक है, सिटी सोना मत जाग जाइए। हाँ, ठीक है। अब आप देखिए जरा, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बिना एडजस्टमेंट वाला, और यू विल एंजॉय द प्रोसेस।
उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करके दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा जरा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है ना, वो कैसे बनता है, ध्यान से देखना जरा। फुल फ्लेज स्टेटमेंट है। मान लो ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां लिखा हमने ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऐसे। बी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे दूसरा ये आ गया। सी, है तो सही, कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे। भाई इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है जी। और मैंने आपको शुरू शुरू में एक एग्जांपल देके बताया था, आपको मालूम है कि ड्यूरिंग देयर इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। अगर मैं उसमें जोड़ दूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जोड़ दूं, तो भाई वो किसके बराबर होना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो जो अब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालेंगे, उनके टोटल को ओपनिंग से जोड़ेंगे, देखेंगे वो क्लोजिंग के बराबर है या नहीं है, और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 40 निकाल लीजिए जल्दी से। बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 40 निकाल लीजिए जल्दी से। बेटा किताब है, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 40, 42 शायद कुछ था, वो निकाल लीजिए, देखिए जरा, थोड़ा सा है ना। क्वेश्चन नंबर 40, 40, 40 निकाल लीजिए। चलिए, क्वेश्चन 40 निकल गया। छोटे छोटे बच्चे हैं यार। मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूं, इसको आपको क्या करना है, एक पेज पे आप सिर्फ ऑपरेटिंग बनाएंगे, दूसरे पे क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। कैसे बनाऊंगा, मेरे सामने सामने देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इधर, अगर क्लास 5 मिनट ऊपर चली जाए तो प्लीज भागना मत छोड़ के, ठीक है। हाँ, ऐसे। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, कैश फ्लो ऑफ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसे करके यहां लिखेंगे ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, ऐसे। और इस तरफ यहाँ ये पूरा पेज छोड़ देना, उस पर मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। पर्टिकुलर्स, ये दूसरा पेज है मेरा, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। यहां देखिए ध्यान से जरा, आपको मालूम है सबसे पहले फिगर क्या होती थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए मैं लिखता हूं सी, वर्किंग नोट, इसके लिए वर्किंग नोट। वो जो आपको फॉर्मेट दे रखा है ना पेज नंबर 3, उसकी मेन हेडिंग लिख रहा हूं सिर्फ, 4 लाइन की जगह छोड़कर, ये नहीं, एक कोई भी नहीं, एक लाइन के बाद, एक लाइन की जगह छोड़कर यहां लिखेंगे आप क्या, एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं, वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए है। मतलब एक पेज नहीं, एक पेज अलग है, वो दूसरा पेज है, दैट इज अ सेपरेट पेज। उसको ये मत मान लेना कि उसी पेज के अंदर है। पूरे पहले पेज में ऑपरेटिंग बनाएंगे, दूसरे में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। थोड़ा एक दो 4 लाइन की जगह छोड़कर 4 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, लेस। हाँ, रिवाइज, रिवाइज्ड, अकाउंटिंग नंबर स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स, ऐसे 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए। क्या लिखिए, कैश
generated from operations प्लस 4 लाइन की जगह छोड़ने के बाद, 4 लाइन की जगह छोड़ने के बाद लिखिए यहां पर क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, जो फॉर्मेट है ना, जो फॉर्मेट है आपका, उसी की चीजें मैं आपको यहाँ पे सामने प्लेस कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट की चीजें। कैश जन किसके अंदर, ब्रैकेट में, किसके अंदर, सी वर्किंग नोट। अरे तुम अपना फॉर्मेट देखो ना सामने करके, आप अपने फॉर्मेट को रखो सामने। सॉरी, ये रुक जाइए, अपना फॉर्मेट देखिए सबसे पहले। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है ऊपर सबसे पहले। उसके बाद अगली हेडिंग है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, जोड़ दिया। 4 लाइन की जगह छोड़कर अगली हेडिंग है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सिर्फ जोड़ दिया। 4 लाइन की जगह छोड़ के लिखिए यहाँ पर क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ या ना, दिख रहा है फॉर्मेट में, नहीं दिख रहा। प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसे लिख दिया। बेटा मुझसे मजबूत तुम्हारे पास फॉर्मेट है, उसमें दिख रहा है सब कुछ। देखो ये फॉर्मेट दिखाओ जरा, पेज नंबर से इधर दिखाओ मुझे। ये मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो रेड से लिखे हुए हैं इनको लिख रहा हूँ सिर्फ, और थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। 4 लाइन की जगह छुड़वा रहा हूँ बस, ऐसे करके। डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे कर रहा हूँ ऐसे। थोड़ा और नीचे जाके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख रहा हूं, माइनस कर रहा हूं यहां पर टैक्स, और बस छोड़ देता हूं इसको, इतना छोड़ दिया, इतना, सिर्फ इतना। मतलब आपकी जो मेजर हेडिंग है उनके बीच में 4 लाइन की जगह छोड़ दी, उतना करा है सिर्फ। इधर चले आया मैं यहाँ पर बी, बी में लिखा मैंने क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सी थोड़ा स्पेस देखिए, इसमें कम से कम 6-7 लाइन की जगह छोड़ के नीचे सी, थोड़ी जगह छोड़कर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। योर स्केलेटन इज रेडी, नाउ वी आर फ्री टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसे फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। हाँ जी, तुम भाई साहब, तो करा हुआ है। हम्म, हम्म, है ना, एक क्लास तो ली थी तुम्हारी, ठीक है, हो गया। चलिए, ऑनलाइन में पता चल रहा है भाई, फॉर्मेट बनाया आपके सामने। यस सर। जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट आपको दिया गया, मैं सिर्फ उसकी मेन हेडिंग लिख रहा हूँ। देखिए ये फॉर्मेट है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ले लिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, सिर्फ मैं इसमें 4 लाइन की जगह छुड़वा रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन को करने का मैकेनिकल तरीका आपको बता रहा हूँ, मैकेनिकल वे ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन। स्केलेटन बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर आइटम प्लेस करेंगे, यू विल गेट द, कि कितना सरलता से आपका आंसर ये निकल आएगा। सबने फॉर्मेट बना लिया, जल्दी से विद लाइन 1 खींच के फटाफट। सबसे पहले उठा लीजिए आप शेयर कैपिटल, 2 लाख से 250 हो गया। शेयर कैपिटल 2 लाख से 250 हुआ, सब लोग देख रहे हैं बुक में, इधर से भरत। अब 2 लाख से 250 शेयर कैपिटल होना तो फाइनेंसिंग है, तो मैं करूंगा यहां पर क्या, प्लस शेयर कैपिटल, और 50,000 यहां लिख दूंगा इनर कॉलम में, ये इधर जगह, यहां इस जगह पे मिडिल कॉलम में। हम 3 जगह यूज करेंगे, आउटर, इनर और इनर मोस्ट। आपके स्कूल में करवाया होगा ये 2 कॉलम यूज, मैं 3 कॉलम यूज कराता हूं। कैसे देखते चलेंगे, कैसे देखते, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में 2 कॉलम, हाँ एक ही में करवा दिया सारा कुछ, कोई बात नहीं। गलतियां बचाने की कोशिश करता हूं मैं, इससे एग्जामिनर को कंफर्टेबल होता है, वो आपको नंबर खड़ा कर दे देगा। आगे चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ भाई, 82 से 183 हो गया। तो हम वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करते थे, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते थे ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसा करते थे ना। यहां लिख दीजिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
कितना नेट प्रॉफिट है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का बताइए। 183 से 182, 182 से 183 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 183 से माइनस कर दिया 82, तो कितना इंक्रीज हो गया भाई? 1,01,01,000 आपका बढ़ गया। ठीक है जी, अब इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर और सारे, इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसे नोट में बोला था ना करने के लिए, वही तो है ये। अगला आइटम देखिए आपके पास, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 50 से 80 हो गई है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर का बढ़ना क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है ना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग होता है। डिवेंचर का बढ़ना इज व्हाट? फाइनेंसिंग। यहां लिखेंगे क्या? प्लस कितना परसेंट डिवेंचर है ये? 15% डिवेंचर्स। कितना बढ़ गए भाई ये आपके? 30,000। अब एक बात समझ लीजिए, बचपन में सीखा था, अगर किसी के साथ परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। इंप्लाइड एडजस्टमेंट क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद विदाउट एडजस्टमेंट में सीखा था आप लोगों ने। ठीक है जी, अब मुझे बताइए 15% डिवेंचर जो दिख रहा है, अब आपके पास एक चॉइस होगी कि आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ओपनिंग वैल्यू पे दें या क्लोजिंग वैल्यू पे दें। अगर मैं मान के चलूं कि डिवेंचर साल के शुरू में इशू हुए तो मुझे क्लोजिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट देना है, और अगर मान के चलो साल के आखिर में इशू हुए तो ओपनिंग पे देना है। अब आप मुझे बताइए कम इंटरेस्ट किस पे लगेगा, मतलब मिनिमम इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा? ओपनिंग पे। तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट लगाने के लिए मुझे मानना पड़ेगा क्या? कि डिवेंचर इशू है साल के आखिर में। ठीक है जी, ये आपकी चॉइस है, आप क्लोजिंग पे भी लगा सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि कम से कम देना पड़े। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000, 15% कितना बनता है? 7,500। ये है एडजस्टमेंट, ये जाएगी दो जगह। कैसे? यहां माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर्स, कितना? 7,500 ब्रैकेट में, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग। यहां लिखूंगा मैं क्या? प्लस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर्स, और इसको इनर मोस्ट कॉलम में यहां लिख दूंगा, यहां इसमें भी मत लिखना, इसको इधर लिखना। बोल भाई क्या? मैंने 50,000 पे लगाया है, 50,000 पे लगाया मैंने। अगर आप 80,000 पे लगाएंगे आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन थोड़ी वैल्यू बदल जाएंगी। हाँ तो ओपनिंग पे तो लगा रहा हूँ, ओपनिंग 50,000 है। अच्छा भाई साहब देख नहीं पा रहे हैं भाई, राइट्स 2021 2022 देख के चलिए। सबसे पहला काम है एरो ऐसा लगाइए। एवरीबडी इज ओके टिल हियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा। ट्रेड पेबल्स क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। बढ़ रही है 40,000 से, तो ट्रेड पेबल का बढ़ना इधर इधर इधर, प्लस ट्रेड पेबल्स 40,000 से बढ़ रही हैं। इनर मोस्ट कॉलम में 40,000, ट्रेड पेबल्स कितने का आ गया? 40,000 का आ गया। इधर ओके? ट्रेड पेबल्स का बढ़ना। अदर करंट लायबिलिटीज घट गई, 20 से कितनी हो गई? तो माइनस, करंट लायबिलिटी का घटना तो माइनस करते हैं, माइनस अदर करंट लायबिलिटीज कितना? 8,000। पुट दैट इन ब्रैकेट। माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखिए वरना टोटलिंग में गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्लांट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 170 से 274 हो गया। क्या खरीदा? बड़ी है घटी? बड़ी है घटी, क्या हुई? बड़ी। बढ़ना मतलब आउटफ्लो किसका? इन्वेस्टिंग का। कितना? यहां देखिए इस तरफ माइनस, थोड़ा ऊपर की जगह छोड़कर क्या लिखूंगा मैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से बताइए? 1,57,000 ब्रैकेट में रख दीजिए उसको, आउटफ्लो है ये। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55 से कितना हो गया? 68, खरीद लिया, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का बताइए? वैल्यू बताइए। 55, 13,000 ब्रैकेट में रख दिया, 13,000 ब्रैकेट में रखा इसका। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज क्या होती है? करंट असेट्स। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? तो बढ़ना मतलब माइनस, यहां माइनस। इन्वेंट्रीज कितना बढ़ गया? 56,000, पुट दैट इन ब्रैकेट। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या हो गई? घट गई।
कितना घट गई ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, कितनी वैल्यू घट गई इसकी, कोई बताइए। 38,000 यहां पर घट गई वैल्यू, ऐसा कर लिया। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास आया है, व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? अगला आइटम आपके पास आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको छोड़ देंगे अभी, सबसे लास्ट में करते हैं। आप देख रहे हैं एवरी आइटम इज प्लेस्ड, अब हम क्लोज करना शुरू करते हैं, वो उठा लीजिए। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसको यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट 1,01,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये जो 7,500 था इसे आउटर कॉलम में ले आइए, इस कॉलम में कुछ नहीं है, नील कर दीजिए, अंडरलाइन करिए इसका। 1 और कितना देखो 1,08,500, एवरीबडी इज ओके विद दिस। इन दोनों का टोटल करिए कितना आता है, 0,008, 78,000, एवरीबडी इज फाइन। इसको अंडरलाइन करिए कितना आता है, 64,000 ब्रैकेट में। अब मुझे 185 क्या, मुझे नहीं पता क्या बोला तुम लोगों ने, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या है? नहीं 28 नहीं, 38 ही होगा। 38 और 32 70 होता है, ठीक लिखा है। 28 नहीं 38 होगा। ठीक है, नींद के झोंके में है। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल 1 लाख, इसका टोटल बताइए कितना आता है, कितना, कितनी वैल्यू आ रही है, 1,22,500। ठीक है, टैक्स नील है, नील टैक्स, नील टैक्स इज नील। अब आपके पास कितना आ गया, 1,22,500। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव? हाँ माही भी पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे 122,500। मैंने बोला हम तीन तरह से कॉलम को यूज कर रहे हैं, इनर मोस्ट, इनर और आउटर। आउटर में सिर्फ तीन चीजें डालनी है, चली गई। इस पर कोई दिक्कत, जो बैठे हैं यहाँ पर, सिटी बता क्या, अबे जाग जा भाई, ये पता चल रहा है क्या हुआ ये, आगे देखें। इसका टोटल करिए भाई, व्हाट इज दिस टोटल, 170 नेगेटिव है ये, ब्रैकेट में डाल दीजिए। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितने रुपए का, 170, ब्रैकेट में डाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? आ जाओ इस तरफ, विच साइड इज 80 में से माइनस कर दिया, कितना बचेगा ये, 72,500। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये? अरे भैया बोला तो, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों बाहर डालेंगे। ये फॉर्मेट दिख रहा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, अरे यहां देखना भाई, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, वही तो करा। अब आइए देखें इधर, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कितना, 72,500। अब मुझे बताइए कि ये 122,500, ये 72,500 और 170, टोटल कितना आता है, डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस? अरे यार 194,500, कितना आ रहा है, 25,000। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव? तो क्या लिखूंगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, कितना, 25,000 प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश, बताओ जरा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70,000, बराबर किसके हो गया ये, 95,000, जो कि क्या है आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। खत्म, यू गॉट योर आंसर। कितना आसान है करना इसे, इतनी तेज तेज करा, क्या नहीं करा तेज, क्या तेज करा मैंने, नहीं नहीं, अरे भाई अगर तेज करा तो मैं स्लो कर लूंगा ना, उसमें क्या है, बहुत आराम आराम से किया। आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन है। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले ऑपरेटिंग कैलकुलेट करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर इन्वेस्टिंग करो, फिर कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट के अंदर चीजें प्लेस करनी है बस।
बोलो। वो कहां से आया? ये तो रहा, वर्किंग नोट में था ना भाई। इसके अंदर समझा तो दिया था, बोलो तो मैंने। भाई इसके अंदर प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिफंड ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर कुछ है ही नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ है ही नहीं। यही फिगर उठेगी वहां चली जाएगी। ऐसा क्या? ये क्या हुआ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल टेक एडजस्टमेंट्स। जब एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगी तब लूंगा मैं छुटके छुटके क्वेश्चन आपके पास, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को पूरा करना है। बोर्ड एग्जाम में पता क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में चीजें होती है, कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, ऑपरेटिंग निकालना होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखा होता है, लेकिन बच्चे फिर भी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालते हैं। डू वट एवर इज बींग आस्क्ड यू टू डू, अपनी तरफ से कुछ मत करिए। आगे भी कोई दिक्कत है क्या? ये वाला ये देखो क्या लिखा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो है ये रहा स्ट्रक्चर, ये इसी स्ट्रक्चर में तो रखा, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल, और क्या निकाला, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ा। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास 40, इसको आप दोबारा से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 41 को अपने आप करेंगे। सिर्फ इतना काम है और कुछ नहीं करना। और बैकलॉग निपटाइए अपना, इश्यू ऑफ डिबेंचर का, इश्यू ऑफ शेयर्स का, वो बैकलॉग निपटाइए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन में आफरीन मन को थोड़ा समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज बताना।